नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीपीएफ सरकार के द्वारा लाई गई एक ऐसी सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आप अपना पैसा जमा कराते हैं। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए आप पैसा जमा कराते हैं। उस दौरान आपको जितना भी ब्याज मिलता है सारा का सारा पैसा कंपाउंड होके आपको मैच्योरिटी पे मिल जाता है। क्योंकि यहां पर भारत सरकार का नाम आ गया है तो आप जितना भी पैसा जमा कराते हैं 100% आपका पैसा सिक्योर होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार से आप पीपीएफ का इस्तेमाल करके अपने लिए 6 करोड़ 75 लाख का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके साथ में अपन पीपीएफ की सारी डिटेल्स जानेंगे। पीपीएफ क्या होता है, कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं, इसके ऊपर कितना ब्याज आपको देखने को मिलता है, कितने खाते आप इसके अंदर खुलवा पाएंगे, कितना पैसा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो किस प्रकार से आप अपने पैसे को निकाल पाएंगे, इन सारी चीजों की आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस एक वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम है ओनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की डिटेल्स बताई जाती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा पाते हैं। हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लोग पीपीएफ के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इसके अंदर खाता खुलवा रहे हैं तो आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना अनिवार्य है। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके बाद में माइनर हो या फिर मेजर हो, यानी कि आपकी उम्र अगर 18 साल से कम है या फिर 18 साल से ज्यादा है, दोनों केस के लोग इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपके साथ में एक गार्जियन को होना पड़ेगा। गार्जियन के बगैर आप अपना अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। अगर आप आज तो भारत के नागरिक हैं और फ्यूचर में जाके एनआरआई हो जाते हैं, यानी कि बाहर के देशों में रहने लग जाते हैं, तो आपके ऊपर है। आप चाहें तो अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आप एक एनआरआई हैं, यानी कि आप बाहर के देशों में रहते हैं, तो फिर आप पीपीएफ के अंदर अभी के समय पे अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। अब इस वीडियो के अंदर हम आगे कैलकुलेशन भी देखेंगे कि अगर आप 500 रुपए जमा कराते हैं, 5000 जमा कराते हैं, 10,000 जमा कराते हैं तो एग्जैक्टली आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। उससे पहले बात करते हैं कि पीपीएफ के अंदर एक व्यक्ति अपने नाम पे कितने खाते खुलवा सकता है। तो दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति अपने नाम पे केवल एक खाता ही खुलवा सकता है। मल्टीपल अकाउंट का कॉन्सेप्ट यहां पर मौजूद नहीं है और इसके साथ में ज्वाइंट अकाउंट भी यहां पर मौजूद नहीं है। चाहे आप अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर ओपन कराइए या फिर किसी बैंक के अंदर ओपन कराइए, कुल मिला के एक व्यक्ति अपने नाम पे एक अकाउंट से ज्यादा को होल्डिंग नहीं कर पाएगा। जो ये अकाउंट की ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में आप वापस से अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जिस दौरान वो चल रहा है, वो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट चल रहा है, उस दौरान आप दूसरा अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं। कम से कम की बात करें तो पीपीएफ के अंदर खाता खुलवाते समय आपको मिनिमम 500 रुपए तो जमा कराने ही पड़ेंगे। 500 रुपए से आप अपना खाता खुलवा सकते हैं और इसके बाद में हर साल आपको मिनिमम 500 रुपए तो इन्वेस्ट करने ही होंगे। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो एक व्यक्ति अपने अकाउंट में एक साल में 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जमा करा सकता है। 1.5 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब हर साल आपको कम से कम 500 रुपए तो जमा कराने ही पड़ेंगे। इसके बाद आप कितनी भी बार पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन टोटल एक साल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं करा पाएंगे। पीपीएफ अकाउंट के ड्यूरेशन की बात करें तो 15 सालों का ये अकाउंट होता है। इसका मतलब है कि हर साल आपको कम से कम यहां पर 500 रुपए तो जमा कराने ही पड़ेंगे और हर साल अगर आप चाहते हैं तो मैक्सिमम हर साल 1.5 लाख रुपए यहां पर जमा करा सकते हैं। मान के चलिए आप पीपीएफ के अंदर 50,000 रुपए पूरे साल के इन्वेस्ट करते हैं। किसी साल में आपके पास पैसा नहीं बचा तो उस साल आप क्या कर सकते हैं, उस साल आप केवल 500 रुपए जमा करा के छोड़ सकते हैं। आपको साल को स्किप नहीं करना है। अगर आप किसी भी साल एक भी रुपया जमा नहीं कराएंगे तो फिर आपका पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो हर साल कम से कम 500 रुपए तो जमा कराने ही हैं। किसी साल में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मिनिमम एटलीस्ट 500 रुपए जमा करा के अपने अकाउंट को कंटिन्यू रखिए। अगर आप किसी भी साल में पैसा जमा कराने को स्किप कर देते हैं तो आपका पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन इसको आप वापस से चालू भी करा सकते हैं। उसके अंदर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती है, उसकी अपन बात करते हैं। डिसकंटिन्यू ऑफ पीपीएफ अकाउंट की बात करें तो यहां पर हर साल की 50 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाती है। पहला नुकसान तो यह हो गया कि आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। दूसरा
नुकसान ये है कि अगर आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाता है, फिर इसके बाद में आप सोचते हो कि भाई मैं वापस से एक पीपीएफ का अकाउंट खुलवा दूं, वहां पर इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आपको पुराने अकाउंट को वापस से रीस्टार्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति अपने नाम पे एक अकाउंट को ही होल्ड कर सकता है। अब भैया यहां पर एक सवाल आता है कि हम हमारे अकाउंट को वापस से रीस्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, मान के चलिए अगर आपने पीपीएफ के अंदर 2 साल तो बिल्कुल टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया, इसके बाद में आपने 3 साल की गोती मार ली, यानी कि आप गायब हो गए, आपने 3 साल एक भी रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। चौथे साल में आप सोचते हैं कि भैया मैं अपने पीपीएफ अकाउंट को वापस चालू कराना चाहता हूं, तो 3 साल क्योंकि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 3 साल का हर एक साल का 50 रुपए, यानी कि 3 साल का 150 रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसके साथ में हर साल का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है 500 रुपए, तो 3 साल का आपको 1500 रुपए ये देना पड़ेगा। कुल मिला के आपको 1650 रुपए इस केस में देने पड़ेंगे अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट को वापस से रीस्टार्ट करवाना चाहते हैं। तो यहां पर आपका 1500 रुपए तो पीपीएफ के अंदर चला जाएगा एज अ इन्वेस्टमेंट, और जो 150 रुपए लगा है वो पेनल्टी हो जाएगी, वो सरकार की पेनल्टी है। इसके बाद में आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, मैच्योरिटी होने के बाद उसके बाद ही अपना नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके दौरान या फिर बीच में या फिर डिसकंटिन्यू अकाउंट में आप अपना नया अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जो अकाउंट आपका डिसकंटिन्यू हुआ है, डिसकंटिन्यू होने से पहले आपने जितना भी पैसा उसके अंदर जमा कराया है उसके ऊपर ब्याज आपको मिलता रहेगा डिसकंटिन्यू होने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि आपका ब्याज रोक दिया जाएगा, जितना पैसा आपका डिपॉजिटेड है पहले के टाइम पे उन सब पे ब्याज मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, यानी कि पीपीएफ अकाउंट के ऊपर आपको कितने % का ब्याज देखने को मिल जाता है। आज के समय की बात करें तो अभी के टाइम पे 7.1% का ब्याज आपको देखने को मिलता है पीपीएफ अकाउंट के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इस इंटरेस्ट रेट को हर क्वार्टर में रिवाइज किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है, लेकिन यहां पर पिछले 2.5-3 सालों से 7.1% का ब्याज ही चल रहा है। हो सकता है 3 महीने बाद चेंज हो जाए, 3 महीने बाद वापस से चेंज हो जाए। तो आप अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बता दूंगा। अब देखिए यहां पर पीपीएफ के अंदर बाकी स्कीम से थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। अगर आपने मान के चलिए आज के टाइम पे अकाउंट खुलवाया, आपको 7.1% का ब्याज मिल रहा है। कल को मान के चलिए 6 महीने के बाद यहां पर 6.8% का ब्याज हो जाता है, तो आपका ब्याज दर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग पीपीएफ अकाउंट है सबका ब्याज 6.8% हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने जिस ब्याज पे खुलवाया है वही 15 सालों तक चलेगा। 15 सालों के दौरान जो भी चेंजेस होंगे ब्याज में, वो आपको आपके अकाउंट पे भी उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो एफडी होती है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जितने ब्याज के ऊपर अपन उसको इश्यू कराते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल तक अपनी एफडी चलती है, 5 साल तक अपना वही ब्याज बना हुआ रहता है। लेकिन पीपीएफ के अंदर ऐसा नहीं होता है, ब्याज चेंज होता है, तो आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट जरूर आएगा। अब ये जो 7.1% का ब्याज है, ये आपका ईयरली कंपाउंड होता है, यानी कि पूरे साल में आपका जितना भी ब्याज बना होता है, जितना भी इंटरेस्ट बना होता है, उस सारे इंटरेस्ट को उठा के 31 मार्च को, हर साल की 31 मार्च को आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस के अंदर ऐड कर दिया जाता है। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए पीपीएफ के अंदर जमा कराए हैं, उसके अंदर जितना भी ब्याज बनेगा एक साल के अंदर, 31 मार्च को वो सारा का सारा ब्याज आपके 1 लाख रुपए के अंदर जोड़ दिया जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें तो यहां पर हर महीने की 5 तारीख को कंसिडरेशन में लिया जाता है। उस तारीख को देखा जाता है कि उस डेट पे आपके खाते में कितना बैलेंस मौजूद है, और उसी के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। आपने हो सकता है अपने कॉलेज में अपने कलीग से सुना हो कि भैया पीपीएफ के अंदर जितना भी पैसा जमा कराना है उसको 1 से 5 तारीख के बीच में ही कराना है, क्योंकि अगर अपन 5 के बाद कराते हैं तो पूरे महीने का ब्याज अपना उसमें मारा जाता है। अगले महीने की 5 तारीख को देखा जाएगा कि अपने पास कितना बैलेंस मौजूद है और उसके ऊपर अपन को ब्याज दिया जाएगा। तो काफी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 से 5 तारीख के बीच में ही आपको पीपीएफ के अंदर अपने पैसे को जमा कराना चाहिए। आपका 5 तारीख को बैलेंस था 50,000 रुपए, आपने 10 तारीख को 50,000 और जमा करा दिए, तो उस महीने का केवल आपको ब्याज 50,000 के ऊपर ही मिलेगा। अगले महीने जाके 5 तारीख पे जब आपका बैलेंस देखा जाएगा तब आपको जाके उस 1 लाख का ब्याज मिलेगा। तो इनिशियली देखा जाए तो 50,000 का जो ब्याज है वो आपको 1 महीने का यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 10 तारीख को पैसा जमा कराया है। अब चलिए बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के टैक्स बेनिफिट्स की। अब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी सारे लोग इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट इसी वजह से डालते हैं, क्योंकि यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, और इसको एक्चुअली देखा जाए तो डिजाइन भी इसी तरीके से किया गया है। चलिए बात करते हैं। पीपीएफ के अंदर आप हर साल 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन को ले पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पीपीएफ के अंदर हर साल आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा करा सकते हैं,
और सेक्शन होता है सेक्शन 80C। सेक्शन 80C के तहत आपको हर साल 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देखने को मिल जाती है। तो इस स्कीम को देखा जाए तो इसी वजह से डिजाइन किया गया है, इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी 1.5 लाख की जो लिमिट है वो पूरी तरीके से सेक्शन 80C के अंदर यूटिलाइज हो जाए। तो अगर आपकी कहीं से इनकम आ रही है, आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, अपनी इनकम को कम करना चाहते हैं, तो आप 1.5 लाख रुपए पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन 80C के तहत अपनी 1.5 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद आपकी टोटल इनकम 1.5 लाख से कम हो जाएगी, फिर जो बची हुई इनकम है उसके ऊपर आपको कम टैक्स पे करना होगा। मजे की बात यह है कि यहां पर आपको जितना भी ब्याज मिलता है, जितना भी इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स काटा नहीं जाता है, यानी कि आपकी पूरी की पूरी इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल बिल्कुल टैक्स फ्री है। कोई भी टीडीएस आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको हर साल का ब्याज मिलेगा। 15 साल तक का आपका अकाउंट है, 15 साल के बाद आपको मैच्योरिटी पे इकट्ठा पैसा मिलेगा, वो सारा का सारा इकट्ठा पैसा आपके लिए बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, उस पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। तो पीपीएफ को आप टैक्स बचाने के लिए यूज कर सकते हैं, साथ के साथ जितनी भी इनकम होगी वो भी टैक्स फ्री होगी। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के मैच्योरिटी की और साथ के साथ पीपीएफ अकाउंट के एक्सटेंशन की। अब देखिए, पीपीएफ अकाउंट को आपको 15 कंप्लीट सालों तक चलाना पड़ेगा। 15 कंप्लीट सालों का मतलब यह होता है कि जिस साल में आप पीपीएफ का अकाउंट खुलवा रहे हैं, जिस साल में आपका पीपीएफ का पहला डिपॉजिट जा रहा है, उस साल को काउंट नहीं किया जाएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर से काउंटिंग चालू होगी और अगले फाइनेंशियल ईयर से लेके 15 फाइनेंशियल ईयर्स को काउंट किया जाएगा। यानी कि हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट जो है 15 साल से ज्यादा भी हो जाए, लेकिन आपको यहां पर 15 कंप्लीट ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आपके अकाउंट की मैच्योरिटी होगी। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपने पैसे को जमा करा रहे हैं वहां पर आपको ब्याज तो देखने को मिलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल काउंटिंग है, जो कि कंप्लीट ईयर की काउंटिंग है, वो अगले साल से शुरू होगी। अब 15 सालों के बाद जब आपका अकाउंट मैच्योर होगा तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि जितना भी पैसा आपका बना है आप लेके निकल जाइए और टाटा बाय बाय कर दीजिए। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं, डिपॉजिट के साथ में एक्सटेंड करा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं लेकिन विदाउट डिपॉजिट, यानी कि कोई भी डिपॉजिट आपको फिर नहीं कराना है। पहला पॉइंट तो सिंपल है, पैसा लेके निकल जाओ। दूसरे और तीसरे पॉइंट की विस्तार में बात करते हैं। 15 साल आपके कंप्लीट हो गए, आप चाहते हो कि भैया मैं इस अकाउंट को और आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूं, तो आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अगले 5 साल के लिए आप वापस से इसको एक्सटेंड करा सकते हैं और चाहे तो 5 साल के लिए भी पैसा इसके अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं। यहां पर एक्सटेंड कराने का कोई भी रूल नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको इतनी बार ही आप एक्सटेंड करा सकते हो। आपने 15 साल के बाद एक्सटेंड कराया, 20 साल हो गए, 20 साल के बाद एक्सटेंड कराया, 25 साल हो गए, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप चाहें तो कितनी बार भी अपने अकाउंट को एक्सटेंड करा सकते हैं। विद डिपॉजिट भी एक्सटेंड करा सकते हैं और विदाउट डिपॉजिट भी एक्सटेंड करा सकते हैं। अगर आप विद डिपॉजिट एक्सटेंड कराते हैं तो आपको हर साल यहां पर वापस से पैसा जमा कराना होगा। विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंड कराते हैं तो आपको कोई भी पैसा जमा नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन जितना भी पैसा आपका 15 साल के अंदर बना है उसके ऊपर आपका ब्याज बनता जाएगा, वो ब्याज उसके अंदर कंपाउंड होता जाएगा और उसकी वैल्यू वहां पर बढ़ती जाएगी। अगर आप विदाउट डिपॉजिट में अपने पीपीएफ अकाउंट को 5 सालों के लिए एक्सटेंड कराते हैं तो आपको हर साल एक ऑप्शन दिया जाता है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ पैसा अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर से निकाल भी सकते हैं और वो भी विदाउट एनी पेनल्टी। अगर आप जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको हर साल में एक बार पैसा निकालने की फैसिलिटी भी दी जाती है। 60% अमाउंट की वहां पर एक कंडीशन होती है, 60% की, इतना ही अमाउंट आप वहां पर निकाल पाएंगे अगर आप डिपॉजिट के केस की बात करते हैं। अगर आपने बोला कि भैया मैं 5 साल के लिए पैसा जमा भी कराऊंगा और 5 साल के लिए मेरे अकाउंट को एक्सटेंड भी कर दो, इसके बाद में 5 साल खत्म होने के बाद आप चाहें तो 5 साल के लिए वापस से इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं और अगले 5 साल के लिए आप बोल सकते हैं कि भैया मैं कोई भी पैसा जमा नहीं कराऊंगा, आप मेरे अकाउंट को एक्सटेंड कर दो। ये यहां पर पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने पहले ही 5 साल में कोई भी पैसा जमा नहीं कराया, उसके बाद में आप 5 साल के बाद बोलते हैं कि भैया अब मैं पैसा जमा कराना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। विद डिपॉजिट से विदाउट डिपॉजिट पे जाना पॉसिबल है, लेकिन विदाउट डिपॉजिट से विद डिपॉजिट पे आना मुमकिन नहीं है। चलिए बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की और आपको पीपीएफ अकाउंट के ऊपर लोन की सुविधा भी देखने को मिल जाती है। देखिए, पीपीएफ अकाउंट जो है 15 सालों का अकाउंट है। 15 साल एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन होता है काफी सारे लोगों के लिए। 15 सालों के अंदर, 15 सालों के दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो किस प्रकार से आप पैसों को निकाल पाएंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोन की बात करते हैं कि अगर आप पीपीएफ के ऊपर लोन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए, जिस साल में आप अपने पैसे को जमा करा रहे हैं पीपीएफ के अंदर, उस साल को काउंट नहीं किया जाता है। अगले साल से आपकी ऑफिशियल काउंटिंग चालू होती है अगले 15 सालों तक। तो अगले साल से लेके 5 साल के बीच
बीच में यानी कि टोटल 5 साल के दौरान आपने कितना पैसा पीपीएफ के अंदर जमा कराया है, 5 सालों के टाइम पे उसको देखा जाएगा। जितना भी पैसा आपका डिपॉजिट हुआ है, जितना भी इंटरेस्ट उसके ऊपर बना है, उसका 25% लोन अमाउंट में आपको क्रेडिट किया जा सकता है। मान के चलते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपने अपना अकाउंट खुलवाया तो 20-21 से आपकी ऑफिशियल काउंटिंग चालू होगी। 5 साल से पहले तक यानी कि 1, 2, 3, 4 सालों में आपने हर साल 1.5 लाख रुपए इसके अंदर जमा कराए। 4 सालों के बाद आपके जो 1.5 लाख रुपए हैं वो कुल मिला के 6 लाख रुपए हो गए होंगे। 6 लाख रुपए के ऊपर आपको जितना ब्याज मिलेगा, मान के चलते हैं 7 लाख रुपए आपका बैलेंस हो गया, तो 7 लाख रुपए के ऊपर 25% अमाउंट का आप यहां पर इसके ऊपर लोन ले पाएंगे। प्री मैच्योर की बात करें यानी कि आप मैच्योरिटी से पहले ही अपने खाते में से पैसे को निकालना चाहते हैं तो पीपीएफ के अंदर 5 साल तक तो आप एक भी रुपए को नहीं निकाल पाएंगे। 5 साल के दौरान अगर आपको पैसा चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। 5 साल के बाद आप जाके कुछ पैसा निकाल पाएंगे। यहां पर 2 कंडीशंस आती हैं, दोनों कंडीशंस की बात करते हैं। अपने छठे फाइनेंशियल ईयर में जाके कुछ पैसा आप यहां पर निकाल पाते हैं। आपको यहां पर पहली कंडीशन आती है कि दूसरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना भी पैसा जमा कराया है उसका 50% अमाउंट आप छठे साल में जाके निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहां पर आती है कि आपके 5वें फाइनेंशियल ईयर में जितना भी अमाउंट है उतना आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन आती है कि आपके दूसरे फाइनेंशियल ईयर और 5वें फाइनेंशियल ईयर में से दोनों में से जिसका भी अमाउंट कम होगा उतना ही पैसा आप यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉ कर पाएंगे। अमाउंट पता करने के लिए आपको अपने स्टेटमेंट को चेक करना है या फिर अगर आपके पास पासबुक है अपडेटेड तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोज की। प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं बल्कि प्री मैच्योर क्लोज। आप पूरा का पूरा अकाउंट ही क्लोज करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से करा सकते हैं। पहली कंडीशन है कि आप 5 साल से पहले तो पीपीएफ अकाउंट को क्लोज नहीं करा पाएंगे। 5 साल के बाद अगर आप चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। देखिए क्योंकि आप यहां पर टैक्स में बेनिफिट ले रहे हैं, एटीसी के अंदर बेनिफिट ले रहे हैं, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि टैक्स बचाते हैं ये अमूमन तौर पे 5 साल के होते हैं। 5 साल के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ता है तो पीपीएफ अकाउंट को भी आपको 5 साल के लिए मिनिमम कंटिन्यू करना पड़ेगा। 5 साल के बाद भी बंद कराने पे कंडीशन है, यहां तो आपकी फैमिली में किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो इस केस में आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है। या फिर आपको या फिर आपके परिवार में किसी जने को हायर स्टडीज के लिए यानी कि बड़ी पढ़ाई करने के लिए पैसे की जरूरत है तो उस केस में भी आप इसको क्लोज करा सकते हैं। एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आज तो आप भारत के नागरिक हैं लेकिन आगे जाके भविष्य में आप एनआरआई हो जाते हैं, आप बाहर के देशों में सेटल हो जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहें तो इस अकाउंट को क्लोज भी करा सकते हैं। अगर आप इन सारे रीजंस में से किसी भी रीजन में अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराते हैं तो यहां पर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है जो कि होती है 1% ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि जब से आपने अपना खाता खुलवाया है उस तारीख से लेके जिस तारीख को आप अपना अकाउंट को बंद करा रहे हैं इस दौरान आपको 7.1% का ब्याज मिला होगा और इतना ही मिलना चाहिए था, लेकिन आपका 1% काट लिया जाएगा। इस पूरे पीरियड के दौरान आपको केवल और केवल 6.1% का ब्याज देखने को मिलेगा। इमरजेंसी की सिचुएशन में 1% ब्याज को लोग नहीं देखते हैं और समझदारी यही कहती है कि आप 6.1% का ब्याज लेके भी निकल जाएं अगर आपको इमरजेंसी पड़ती है तो। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि जहां पर आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है और वो कंडीशन है कि जो अकाउंट होल्डर है उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसी दिन पे उनका अकाउंट क्लोज हो जाता है। जो भी उनके नॉमिनी होते हैं, जो भी उनके लीगल हायर होते हैं, उनको सारा का सारा पैसा मिल जाता है और इस केस में कोई भी पेनल्टी नहीं काटी जाती है। डेट ऑफ डेथ तक आपको 7.1% का ब्याज बिल्कुल एज इट इज मिल जाता है। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उनका पीपीएफ अकाउंट आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है, उसी दिन पे वो क्लोज हो जाएगा। नॉमिनी चाहे कि भैया मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो वो नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे जो कि है पीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि कितना पैसा जमा कराने पे हमको कितना बेनिफिट देखने को मिलेगा। मैं भी इस पार्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं और मैं जानता हूं कि आप मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। शुरुआत करते हैं छोटे अमाउंट से और धीरे धीरे करके पीपीएफ के मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे। शुरुआत में आप देख सकते हैं अपन यहां पर पूरे साल के मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपीएफ के अंदर। आप देख पाएंगे जो इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 सालों का। ब्याज आपको मिलता है 7.1% का। 15 साल के दौरान 500 रुपए करके आप कुल मिलाकर 7,500 रुपए जमा करा चुके होंगे और मेच्योरिटी के ऊपर आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 13,561 रुपए का। 15 सालों के दौरान 6,061 रुपए का ब्याज आपका टोटल जनरेट हो जाएगा। अब भैया आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पूरे साल का 10,000 रुपए पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। 15 सालों का अकाउंट होता है तो 15 साल के अंदर कुल मिलाकर आप 1.5 लाख रुपए पीपीएफ के अंदर जमा करा
जा चुके होंगे। मैच्योरिटी की बात करें तो कुल मिलाकर आपको 2,31,214 रुपए देखने को मिल जाएंगे 15 सालों के बाद, यानी कि 15 साल के दौरान आपका कुल मिलाकर 1,21,214 रुपए का ब्याज जनरेट हो जाएगा। ये जो है बेयर मिनिमम है, यानी कि आमतौर पे लोग इतना तो इन्वेस्टमेंट पीपीएफ के अंदर करते ही हैं, और जिनको टैक्स बचाना होता है वो तो डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट यहां पर करते हैं। थोड़ा सा अमाउंट में ऊपर बढ़ते हैं, आप यहां पर 5,000 रुपए हर महीने के जमा कराते हैं, यानी कि एक साल में आप कुल मिलाकर 60,000 रुपए पीपीएफ के अंदर जमा कराते हैं। 15 सालों तक हर साल आप 60,000 रुपए जमा करा रहे हैं, तो 15 साल के अंदर कुल मिलाकर आपके 9 लाख रुपए जेब से लग जाएंगे। मैच्योरिटी की बात करें तो आपको कुल मिलाकर 16,27,284 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, आप यहां पर पूरे साल के पीपीएफ के अंदर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं। 15 साल के अंदर कुल मिलाकर आप 15 लाख रुपए अपनी जेब से इन्वेस्ट कर चुके होंगे। मैच्योरिटी पे 15 सालों के बाद आपको कुल मिलाकर 27,12,139 रुपए देखने को मिल जाएंगे। अगर आप 1 लाख रुपए से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहां पर 1.5 लाख रुपए हर साल के इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पीपीएफ की मैक्सिमम लिमिट है। 1.5 लाख की आपको टैक्स में भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं यहां पे। तो अगर आप यहां पर 1.5 लाख रुपए हर साल के इन्वेस्ट करते हैं, 15 सालों तक आप यहां पर इन्वेस्ट करेंगे, कुल मिलाकर 22,50,000 रुपए आपकी जेब से आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे। 15 सालों के बाद मैच्योरिटी के ऊपर आपको मिलेगा 40,68,209 रुपए आपकी मैच्योरिटी के ऊपर। अब वैसे तो पीपीएफ अकाउंट 15 सालों का होता है, यानी कि 15 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी हो जाती है, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी रूल मौजूद नहीं है। तो अगर आप 15 साल से एक्सटेंड कर करके इस अकाउंट को 50 साल का बना देते हैं, यानी कि इसके अंदर आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 50 सालों तक, तो 50 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी जेब से कुल मिलाकर पैसा जाएगा 75 लाख रुपए, और मैच्योरिटी पे आपको कुल मिलाकर मिलेंगे 6,75,75,988 रुपए, यानी कि 75 लाख रुपए के ऊपर आपको कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का ब्याज देखने को मिल जाएगा 50 सालों के अंदर। 50 सालों तक कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये सुविधा आपको मिल जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको पीपीएफ के अराउंड सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन सटीक एक ही जगह पर मिल जाए, और मुझे उम्मीद है कि मैंने इस काम को बिल्कुल सफलतापूर्वक कर दिया है। पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम आती है एनएससी, किस प्रकार से आप एनएससी का इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, उसकी अपन ने इस वीडियो के अंदर बात करी है। और एमआईएस और आरडी को कंबाइन करके किस तरीके से आप अपने बेनिफिट को बढ़ा सकते हैं, उसकी अपन ने इस वीडियो के अंदर बात करी है। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, आपको बेनिफिट जरूर होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।